डॉक्टर साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय को तारीखी कदम करार भुट्टो दिया है। साहब के हवाले से जी। एक बड़ा फैसला सुनाया और भुट्टो साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं वो पाकिस्तान की जो या शायद दुनिया की तारीख में जो बड़े लीडर्स गुजरे हैं उनमें भुट्टो साहब का नाम आता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बगैर तो तारीख मुकम्मल नहीं होती। जब मीडिया में आमद हुई तो उसके बाद कई ऐसी शख्सियात से विज़ो न्यूज़ के अंदर गुफ्तगू हुई जिसमें प्रोफेसर गफूर अहमद साहब, अल्लाह ताला उनके मग़फ़िरत फरमाए, वो और भुट्टो साहब के उस दौर के जो साथी थे जो बाद में उनका साथ छोड़ गए थे या जो साथ रहे, बहुत कम उनमें हयात हैं इस वक्त। तो उन सब को बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास था कि उस वक्त जो है गफूर अहमद साहब ने ख़ास तौर पे जो है प्रोफेसर गफूर अहमद साहब और काजी साहब भी, लेकिन गफूर अहमद साहब चूँकि उस वक्त वो मुज़ाकराती टीम का 77 में हिस्सा थे, बाद में कुछ अरसे के लिए वो ज़िया-उल-हक साहब के साथ जमात इस्लामी गई, फिर अलग हो गई। और जितने भुट्टो साहब के अगेंस्ट लोग थे जो कि PNA की मूवमेंट में थे, कुछ अरसे के बाद जो है वो बेनज़ीर साहबा ने जब और नुसरत भुट्टो साहबा ने जब MRD की तहरीक शुरू की तो उनके साथ वो उनके रफ़ाक़ात थे। सबसे ज़्यादा शदीद मुखालफत अगर मुख्तलिफ़ जलसों में या तकारीर के हवाले से अज़हर ख़ान साहब मरहूम वो एक लफ्ज़ कहा करते थे भुट्टो साहब को, और भुट्टो साहब भी आगे से उसी तरह से तनकीद किया करते थे। लेकिन फिर अज़हर ख़ान साहब जो हैं वो MRD मूवमेंट में बेगम नुसरत भुट्टो साहबा के साथ और बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ उनका बड़ा कलीदी किरदार रहा। और इसी तरह से मौलाना फजलुर रहमान, मुफ्ती महमूद साहब, जमीयत उलमा इस्लाम, बाकी सारी जमातें जो हैं, और कुछ अरसे के बाद जो है कुछ अरसे के बाद जो है वो जमात इस्लामी भी रफ्ता रफ्ता जो है वो ज़िया-उल-हक साहब से अलहदा होकर और भुट्टो साहब के हवाले से एक वो पूरी PNA की मूवमेंट के बारे में एक दफ़ा मैंने गफूर अहमद साहब से पूछा। मैंने कहा जी ये जो पूरी PNA की मूवमेंट थी, आपको किसी मरहले पे इस बात का एहसास हुआ कि अब जैसे तारीख़ में ये बात कही जाती है कि जी वो जो तहरीक चली थी तो उसके बाद एक अफ़गानिस्तान में जिहाद होना था या जो भी सिलसिला होना था, अफ़गान वॉर होनी थी, तो आपको कभी एहसास हुआ, मतलब अब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी बात के इस पूरे जो PNA की मूवमेंट थी, ये ऑन रिकॉर्ड मैंने उनसे पूछा, उसके क्लिप्स भी हैं लेकिन वो मैं चलाना नहीं चाह रहा। तो उन्होंने गफूर अहमद साहब ने एक बड़ी अजब बात की, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद कराए। वो कहते हैं इस सवाल के जवाब में, वो कहते हैं कि कभी कभी मुझे शक या गुमान होता है कि उस वक्त कुछ ऐसे वाक़यात हकीकतन पेश आ रहे थे कि हम तो भुट्टो साहब के लिए निकले हुए थे और इलेक्शंस के अंदर धांधली हुई थी, ये सारा, लेकिन कभी कभी एहसास होता है कि वाकई शायद इसके पीछे हो, मतलब मैं इसको रूल आउट नहीं करता, मतलब ये उनकी बात थी। गफूर अहमद साहब, हमारी सियासी इख्तलाफ हो, इत्तेफाक हो, जो बड़े नाम गुजरे हैं ना, सादा लोग सियासत में जिन्होंने बहुत सादगी के साथ, कोई जिनके ऊपर आप समझें कि करप्शन का या किसी किस्म का तसव्वुर भी नहीं, और यानी कराची में जब MQM बनी और बड़ी उसने ताकत भी MQM ने पकड़ी, लेकिन गफूर अहमद साहब के हवाले से MQM की हमेशा उनके साथ मामलात बड़ी इज़्ज़त के साथ हमेशा, कभी यानी एक था शुरू उसमें 90s में जमात इस्लामी और MQM के काफ़ी, लेकिन यह है कि वो MQM हमेशा जो है वो गफूर अहमद साहब की। तो ये जो आज राय दी है सुप्रीम कोर्ट ने, अब जाहिर है कि जो कुछ होना था वो तो हो गया, फैसला हो गया तारीख का, लेकिन बहरहाल एक करेक्शन उसमें हुई कि भाई ये जो मामला पेश आया था वो क्या था क्या नहीं था। और उस वक्त जो है वो मेरी बेगम नुसरत भुट्टो साहबा से बहुत मुलाकातें रहीं, बेनज़ीर साहबा से भी रहीं, तो वो मुर्सा भुट्टो साहब से भी रहीं। तो ये है कि ये अब ये बड़ा अजब सा मामला है कि इतने सालों के बाद ये बात क्लियर हुई, और अच्छा है कि क्लियर हो गई, और वो
सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाहिर राय दी उस पर, जैसे मैंने कल भी बात की थी कि कोई राय है, क्योंकि फ़ैसला तो एक हो चुका है, अब वो राय दी कि वो फ़ैसला उस वक्त जो है वो उस वक्त गलत फ़ैसला था और तारीख़ की जो है वो दुरुस्ती हो गई। अच्छा, अब इसमें जो है ये यहाँ पर दो तीन वाक़यात जो आज दूसरे हैं। एक तो ये है कि सूबाई काबीना हलफ उठा रही है और उसमें जो है वो कोई मेरे ख़्याल से अब अनयूजुअल मामला ऐसे कोई बड़े बात होगी तो उसमें हम बात कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली ने भी हलफ उठा लिया, पंजाब की सूबाई असम्बली ने हलफ उठा लिया और वफाकी काबीना का इंतज़ार है कि वो कब हलफ उठाती है। आर्टिकल 45 आए मंजर आम पे और वो उस पर बहुत से इतराज़ात उठे हैं और उसके ऊपर अब देखना ये है कि अदालतों की तरफ इलेक्शन कमीशन, अदालतें, बहुत उस पर सवालात उठ रहे हैं। ख़ुद जो हुक्मरां इत्तेहाद जो है उसमें भी मौजूद शख्सियात के बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर, तो अब देखें उसके ऊपर क्या हतमी तौर पर क्या फ़ैसला सामने आता है और क्या कोई बड़े। लेकिन मैं बताऊँ इसमें ये इस वक्त हम बात कर रहे हैं ना, ये जो दौर गुजर रहा है, मतलब हम आप समझ लें कि ये वो दौर है जब ये तारीख़ का एक दौर होता है ना, कि आप कहते हैं कि जी ये पिछली सदी, उससे पिछली सदी, ये कोई तारीख़ के चंद साल होते हैं जिसमें वो पूरा एक दौर लिखा जा रहा होता है। कोई इनकलाब आ रहे होते हैं, मतलब एक तरह से हम इनकलाब के दौर से गुजर रहे हैं। ये वो सड़कों वाले इनकलाब तो नहीं है, लेकिन वो जिसको आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं कि जी जो 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से गुजर रहे हैं और उसमें एक आलमी वबा भी देख ली जनरेशन ने, इसने बड़ी जंगें भी देख रहा है और आगे क्या हालात, मईशतें गिर रही हैं, मतलब बहुत कुछ हो रहा है इस दौर में। और 4 महीने 6 महीने साल बाद ये दुनिया कहाँ खड़ी होगी इसका किसी को कोई पता नहीं। और ये इस तरह से एक मोड़ है आया है अचानक, ये पिछले चंद हफ्तों में पूरी जो एक दुनिया की सियासत है, वो सियासत जियो पॉलिटिक्स ऐसे 180 या 360 डिग्री पे घूमती हुई नज़र आ रही है। और वो इस तरह से है कि ट्रंप जो हैं वो मैदान में वापस आ गए हैं, वो मैदान में कूद गए हैं और उनको जो निकी हेली हैं वो जो उस पार्टी के उम्मीदवार कौन होगा और इस पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, यहाँ से तो बाइडन होंगे, ये तय था, लेकिन यहाँ से ट्रंप होंगे या उनकी अक़वाम मुत्तहिदा में पहली सफ़ीर निकी हेली होंगी, इस पे कन्फ्यूजन चल रहा था। तो अब निकी हेली मैदान से बाहर हो गई। जो सुपर ट्यूसडे गुजरा जिसमें 15 रियासतों से वोटर्स गए और उन्होंने अपनी पार्टी का चुनाव करके अपने उम्मीदवार को चुनना था, उन्होंने ट्रंप को चुन लिया। तो अब हम फिर घूम के 2020 में हैं, ट्रंप बमुकाबला बाइडन। अच्छा, मैंने मैदान कहा, लफ्ज़ मैदान इस्तेमाल किया, तो इस पूरे सिलसिले में, ठीक है ना, जहाँ पे ट्रंप बमुकाबला बाइडन और कल जो है वो प्रेसिडेंट बाइडन का स्टेट ऑफ यूनियन खिताब होगा, वो वुडरो विल्सन के दौर से चल रहा है। वैसे तो जॉर्ज वाशिंगटन, मैं उसमें नहीं जा रहा था तारीख़ में, लेकिन जॉर्ज वाशिंगटन जो थे उन्होंने शुरू किया था, लेकिन वो फिर एक रुका भेजा करते थे खिताब होकर। अब स्टेट ऑफ यूनियन जो है वो वुडरो विल्सन के दौर से ये बाकायदा एक कांग्रेस से खिताब होता है, वो कल है, ठीक है। और उसमें ये कि प्रेसिडेंट बाइडन अपनी पूरी, यानी उनका इस दौरे सदारत का ये आखिरी खिताब होगा कांग्रेस से, ईवान से, और उसमें वो बताएंगे मईशत और उनकी जो अचीवमेंट्स हैं और जो ख़ारजा पॉलिसी पे क्या अचीव किया, मईशत क्या, जॉब्स क्या, वो उसका एक पूरा अहाता करेंगे। और इसमें जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया मैदान, इसमें एक और बहुत बड़ा वाक़या हुआ है। मैं गज़ा पे उसके बाद आता हूँ, लेकिन एक और बहुत बड़ा वाक़या हुआ है। और वाक़या ये हुआ है कि मैदान के लफ्ज़ से मुझे याद आया कि, और ये इसका जिक्र ज़रूरी है कि मैदान से जो है एक और शख्सियत वो जो है वो मुस्ताफ़ी हो गई अपने ओहदे से। अच्छा, और वो जो शख्सियत हैं वो हैं विक्टोरिया न्यूलैंड। विक्टोरिया न्यूलैंड जो हैं ये नंबर 3 पोजीशन पे, यानी आप समझें कि प्रेसिडेंट जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है वो उनके दरमियान एक डिप्टी का ओहदा और फिर उसके बाद जो है वो
विक्टोरिया नुलैंड। अब विक्टोरिया नुलैंड जो हैं वो अंडर सेक्रेटरी, तो अंडर सेक्रेटरी के तौर पे उन्होंने अपने ओहदे से वो मतलब उनको वो रिटायर हो गई हैं या उनको बरतरफ कर दिया गया है, जो भी कुछ हुआ है। लेकिन जो यूएस जो स्टेट डिपार्टमेंट का अगर वो देखें कि जिसमें उनका उनके जाने की बात है, अगर हमारे पास उसकी स्लाइड हो तो उसमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे वो विक्टोरिया न्यूलैंड के जैसे, यानी इस तरह से लग रहा है वो स्टेट डिपार्टमेंट वो नहीं है मेरे ख्याल से, इस वक्त ये हम पुराना दिखा रहे हैं। वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे सेक्रेटरी ब्लिंकन ने उनके ऐसे ही उनकी तारीफ वगैरह की है सेक्रेटरी ब्लिंकन ने, जैसे किसी होता है ना कि स्टेट डिपार्टमेंट की कुछ चला जाए, रुखसत हो जाए दुनिया से, तो जिसकी तारीफ़ें होती हैं ना, इस तरह से उन्होंने एक उनकी तारीफ उसमें की हुई है। तो ये जो विक्टोरिया न्यूलैंड है, इनका इस मरहले पे जाना ये बहुत अहम है, बहुत अहमियत रखता है। अच्छा, ये एक तो बात ये हम कर सकते हैं ना कि ये इसलिए चली गई कि ये जो है ये चाहती होंगी कि डिप्टी सेक्रेटरी बने, और वो डिप्टी सेक्रेटरी की पोजीशन अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ज़ाहिर है कि चाहती होंगी कि मैं डिप्टी सेक्रेटरी नंबर 2 पोजीशन पे आ जाऊँ, लेकिन वो नहीं आई। लेकिन इनका जाना इस मरहले पे बड़ा सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पुरानी सर जंग है, पुरानी सर जंग जो कोल्ड वॉर 1.0 ख़त्म हुई है, और अब कोल्ड वॉर 2.0 चाइना से है, लेकिन वहाँ पे एक हॉट वॉर शुरू, मतलब ये अभी ये खिचड़ी सी पकी हुई है पूरी दुनिया में। लेकिन रशिया की जो एक वहाँ पे यानी वही कि दुनिया की सफारतकारी या अमेरिका की सफारतकारी जॉर्ज कैनन के नाम के बगैर हम नामुकम्मल समझते हैं। बस जॉर्ज कैनन जो हैं वो एक ऐसा नाम है कि ये जब फॉरेन अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसकी तो वो तो पुरानी उसकी हिस्ट्री है, लेकिन उनका जो फॉरेन सर्विस है जो 1924 या 25 में बना, फॉरेन सर्विस डिपार्टमेंट, तो वो जो बना तो उसमें अगले ही साल यानी 1924 में वो बना, तो 25 में उसमें जॉर्ज कैनन आ गए थे उसके शुरू के सफारतकारों में। 1925 में जॉर्ज कैनन उसमें आ गए, और जब अमेरिका की और उस वक्त के सोवियत यूनियन के दरमियान सफारती ताल्लुकात कायम हुए, तो जो पहले सफ़ीर गए अमेरिका के, उनके साथ यंग जॉर्ज कैनन थे, नौजवान। सही। और उसके बाद वो मतलब अब आप देखें कि ये 20s है, यानी ये पहली और दूसरी जंग अजीम के दरमियान का दौर है, और इस दौरान वो मॉस्को जा रहे हैं, उस दौरान यूरोप जा रहे हैं, फिर जंग अजीम हो रही है, फिर मतलब सारा उनका वो उन्होंने रशियन बहुत सारी उन्होंने ज़बानें अपने सीखी इस दौरान, मुख्तलिफ़ जगहों पे उनकी पोस्टिंग्स रहीं। लेकिन जॉर्ज कैनन जो है वो 47 में वो मॉस्को में थे। सही। तो जॉर्ज कैनन ने मॉस्को से उस वक्त के जो सेक्रेटरी स्टेट हैं उनको एक पैगाम भेजा। वो जो पैगाम है वो अमेरिका की या दुनिया की जो सफारती तारीख़ है उसमें वो द लॉन्ग टेलीग्राम कहलाता है। द लॉन्ग टेलीग्राम जो है वो 8000 अल्फाज पे मुश्तमिल एक टेलीग्राम उन्होंने भेजा, और वो जो टेलीग्राम है उस टेलीग्राम के साथ ही जो फॉरेन अफेयर्स है, फॉरेन अफेयर्स उस ज़माने का, उसमें उनका एक मजमून भी शाया हुआ, और वो मजमून उन्होंने एक्स के नाम से लिखा, मिस्टर एक्स के नाम से। लेकिन उस मजमून की जो है उस ज़माने का ये है मिस्टर एक्स के नाम से। अच्छा, अब इसमें जो इशू है वो ये है कि उसमें उन्होंने लिखा उस लॉन्ग टेलीग्राम में जॉर्ज कैनन ने कि जी ये जो आपका अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं सोवियत यूनियन से, ये बहुत दोस्ताना है, और ये दोस्ताना ताल्लुकात जो हैं ये आगे जाके ख़राब होने जा रहे हैं, और हम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं रशिया पे, और अगर हम थोड़ा सा दबाव डालें तो या तो रशिया हमसे बात करने पे मजबूर हो जाएगा सोवियत यूनियन, या वो अंदर से टूट जाएगा चंद सालों के बाद।
लेकिन हमें उनके साथ अपनी टोन चेंज करनी होगी। ये उन्होंने इस टेलीग्राम में लिखा।